हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बहुमत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने बहुमत के बारे में देखा था, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था सिंपल मेजोरिटी, जिसे हम लोग साधारण बहुमत के नाम से जानते हैं। अगला हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे हम लोग प्रभावी बहुमत के नाम से जानते हैं। और हमने देखा था एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसे हम लोग पूर्ण बहुमत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे मैंने बताया था कि यदि ये प्रभावी बहुमत एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तब उसको तत्कालिक सिरे से लेना है आपको, ये मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। वही एब्सोल्यूट मेजोरिटी को हम लोग पूर्ण बहुमत या फिर निरपेक्ष बहुमत के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको याद रखना है, निरपेक्ष या फिर पूर्ण बहुमत, ठीक है। निरपेक्ष या पूर्ण बहुमत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वहीं मैंने सिंपल मेजोरिटी का बताया था कार्यात्मक या फिर कामकाजी बहुमत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। कामकाजी या कामकाजी या इसे हम लोग कार्यात्मक बहुमत के नाम से जानते हैं। हमने इन तीनों के बारे में कल चर्चा किया था, ठीक है। और आपने ये नोटिस किया होगा, ये एनालिसिस किया होगा कि ये जो तीनों हैं, एक तीनों में बहुमत को पारित करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है तो 50% प्लस 1 की आवश्यकता पड़ती है ना। मतलब आधा से एक अधिक की आवश्यकता हमको इस बहुमत में जरूरत पड़ती है, ठीक है। आज हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको चर्चा करने के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे चार चीजों को लेकर, ठीक है। स्पेशल जो मेजोरिटी होती है ये आपका आर्टिकल नंबर 61 के अधीन विशेष बहुमत पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वहीं आपका आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं आपका आर्टिकल 368 के तहत पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत हमको इन विषयों पर क्या करना है, चर्चा करना है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 249 और आपका आर्टिकल 368, ठीक है। तो हम एक करके इन तीनों के बारे में अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक लेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल 61, ठीक है। तो आर्टिकल 61 की बात करेंगे तो यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित क्या होती है, ये आर्टिकल होती है, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग की बात कही गई है, किसी अन्य के लिए नहीं कही गई है, ठीक है। जो कि आपका आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सदन की कुल संख्या का, सदन के कुल संख्या का 2/3 बहुमत हमको यहां पर लेना पड़ता है। 2/3 बहुमत मतलब सदन में जितनी भी संख्या होंगी, है ना, चाहे वो आपका 500 4500 है ना, या फिर राज्यसभा की बात करेंगे 245 हो, तो उसका 2/3 बहुमत हमको लेना पड़ता है, ठीक है। तब जाकर यह विधेयक, महाभियोग जो विधेयक है, यह क्या होता है, पारित होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये महाभियोग जो प्रक्रिया है, यह राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये भी जान लीजिए कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है अभी तक ना, वर्तमान तक। तो समझ में आ गया आपको कि आर्टिकल 61 क्या है। तो आर्टिकल 61 केवल राष्ट्रपति के लिए ही क्या लागू होता है। और ये जो विधेयक है आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत का फंडा ये है, ठीक है, कि सदन की कुल संख्या का 2/3 हमको लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 249 के अंतर्गत क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 249 के अंतर्गत हमको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत हमको लेना पड़ता है। प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 बहुमत लेना पड़ता है 249 के अंतर्गत, है ना। तब जाकर इसके अंतर्गत आने वाले विधेयकों में क्या होती है, वह प्रस्ताव पारित होता है या वो संकल्प पारित होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रेजेंट इन वोटिंग का मतलब कि उपस्थित मत देने वालों का 2/3 बहुमत लेना पड़ता है, ठीक है।
बात करेंगे कि आर्टिकल 249 क्या है। तो आर्टिकल 249 जो है संविधान में दिया गया है ना, यह बतलाता है कि राज्यसभा जो है यह किसी भी राज्य के राज्य सूची पर कानून बना सकता है ना। इसकी बात 249 करती है कि राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे यदि हम लोग, तो यदि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना होगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना होगा, तब की कंडीशन में, है ना, तब की कंडीशन में हमारा 249 के अंतर्गत आता है, और उसमें जो ये जो विधेयक है उसको पारित करने की इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी राज्यसभा के द्वारा किसी राज्य की राज्य सूची में कानून बनाना होगा तो उससे कौन सा बहुमत से उसको पारित कराना होगा, तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत दिए गए विशेष बहुमत के अंदर उसको पारित करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 249 और ये होगा आपका आर्टिकल 61। ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 368। ठीक है। आर्टिकल 368 देखते हैं इसमें क्या बोलता है। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल 368 को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में उसको बांट सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें केवल 368 के अंदर दिए गए विशेष बहुमत होगा, के अंतर्गत दिए गए विशेष बहुमत होगा। इसमें क्या होगा, 368 के अंदर दिए गए विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की क्या करना पड़ता है, स्वीकृति लेना पड़ता है। आधे राज्यों की क्या करना पड़ता है, स्वीकृति या फिर उसको परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर वो जो प्रोसेस होता है आगे बढ़ता है। ठीक है। आधे राज्यों की स्वीकृति। ठीक है। ये जो 368 है यह विधेयक है आपका संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है, किससे रिलेटेड है। ठीक है। इसको आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए 368 जो संबंध संविधान संशोधन से है, तो संविधान संशोधन यदि करना होगा तब इसके लिए दो प्रोविजन है। एक 368 के अंदर दिए गए विशेष बहुमत, एक तो 368 के अंतर्गत दिए गए विशेष बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों की स्वीकृति। ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कुल सदन की कुल संख्या का, है ना, कुल संख्या क्या 50% लोगों को क्या करना पड़ चाहिए, स्वीकृति जो भी होती है ना। और साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का यहां पर 2/3 लिया जाता है। ठीक है। यदि ये दो क्राइटेरिया क्या होंगे, फुलफिल होंगे, तब जाकर संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे 368 के अंतर्गत, है ना, इसी प्रस्ताव को पारित करना अन्य बहुमत के मुकाबले क्या होती है, कठिन होती है ना। इसलिए आसानी से क्या होती है, आसानी से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इन दो क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है तब क्या होगा, आपका संविधान में संशोधन होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें आएंगी। तो मैंने बताया कि 368 के अंदर पहले तो कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि लाना होगा तब इसके अंतर्गत आएगी, संविधान संशोधन विधेयक यदि लाना होगा तो इसके अंतर्गत आएगी, है ना। उसके बाद बात करेंगे यदि हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस है या न्यायाधीश है, उसको हटाने के लिए इसके तहत लानी पड़ेगी, है ना। या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा तब भी इसके अंतर्गत क्या लानी पड़ेगी, बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है। वही बात करेंगे यदि आपका केग जो है ना, महान नियंत्रण लेखा परीक्षण को हटाने के लिए पद से, तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको उसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त को हटाना होगा तब भी इसका जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, 368 की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसके साथ साथ एक मोस्ट चीज है यहाँ पर ध्यान देना आपको, किसी भी राज्य के द्वारा यदि विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है तो उसको उस सदन में इस बहुमत से पास करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, विधान परिषद की क्या होगी, स्थापना होगी, है ना। विधान परिषद की स्थापना करने ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये सब जो बातें हैं ये आपके किससे अंतर्गत है, आपका 368 अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारी बातें हैं, है ना। तो आपको ध्यान देना है, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें 368 की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये कब जरूरत पड़ती है, जब कोई विधेयक भारतीय संघवाद से संबंधित हो, भारतीय संघवाद से संबंधित हो। भारतीय संघवाद से तात्पर्य क्या है कि ऐसे मामले जो राज्य के हित में भी हो और केंद्र के हित में भी हो, है ना, मतलब टकराव की स्थिति जब बनती है तब की कंडीशन में हमको इस वाले बहुमत से उनको पारित कराना पड़ता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम जीएसटी, इसी केंद्र में वाला जीएसटी है, राज्य में वाला जीएसटी है ना। तो जब इसको लाया गया है ना, तब क्या किया गया, तब 368 के अंदर इसको पारित तो किया गया, साथ ही साथ आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ी, मतलब टोटल जितने भी राज्य हैं हमारे देश में उसके आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ी, ठीक है। और जो आधे जो राज्य स्वीकृति कैसे देंगे, तो वो अपना स्वीकृति सिंपल मेजोरिटी से देंगे। किससे देंगे, सिंपल मेजोरिटी से देंगे, मतलब साधारण बहुमत की तरह से अपने स्वीकृति देंगे, पास करेंगे, पारित करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहां जाएगा, ये आपके केंद्र पर जाएगा, केंद्र के सदन में, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा अभी तक, है ना। तो ध्यान देना है आपको, मैंने बहुमत की बात किया था 4, है ना, बहुमत में फिर मेजोरिटी की बात किया था 4 फील्ड को लेकर, 4 सेक्शन को लेकर। एक तो आपका सिंपल मेजोरिटी, एक तो आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, एक तो आपका एब्सोल्यूट, और आपका अगला है स्पेशल मेजोरिटी, है ना, मतलब साधारण बहुमत। और मैंने बात किया था प्रभावी बहुमत, जिसे हम तत्कालिक सदस्य भी बोलते हैं, है ना, हरिजन पर याद रखिए। इसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत या फिर निरपेक्ष बहुमत भी बोलते हैं इसको। और ये है आपका विशेष बहुमत, है ना। हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना, कि हमने क्या सीखा। तो देखिए ये जो सेक्शन है आपका, यहां से लेकर यहां का जो सेक्शन है, इसमें एक विधेयक को पारित करवाना होगा तो 50% + 1 हमको लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल बहुमत को पारित कराना होगा तो कहीं कहीं हमको 50% + 1 भी लेना पड़ता है, इसके साथ साथ हमको 2/3 लेना पड़ता है ना। यही तो कंक्लूजन निकला ना, कंक्लूजन तो यही है। इसके अंतर्गत हमें क्या निकला, तो ये हमारा 50% + 1, और कहीं इसमें इस विशेष बहुमत के अंतर्गत 50% + 1 भी लगता है और कहीं कहीं 2/3 भी लगता है, दोनों लगता है, ठीक है। और हमने विशेष बहुमत के अंदर क्या पढ़ा, आर्टिकल 61 पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 259 पढ़ा, और हमने 368 के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो मेजॉरिटी के जो पार्ट है, जो विषय है, ये खत्म होता है।